सत श्रीकाल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सो चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग क्लास +1 थर्ड लेक्चर है। बट पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिया, दैट इज डायपोल मोमेंट along with hybridization we have discussed about। ठीक है, तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाई atoms they get involved into the formation of bond। हमारी धरती पे हर एक चीज की कोशिश है स्टेबल होने की। स्टेबल हो वो चीज होती है जिसके पास एनर्जी लेवल कम होता है। तो केमिस्ट्री सेज लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल चीज स्थिर होती है, स्टेबल चीज के पास एनर्जी लेवल कम होता है। ठीक है, सो यही कोशिश हमारे एटम्स की भी है कि वो स्टेबल कैसे हो। एक एटम कैसे स्टेबल होता है? एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट कंप्लीट मींस टू बी हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? टू बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। रेयरली इट हैपेंस कि कोई भी एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है। ड्यूप्लेट कंप्लीशन की टेंडेंसी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इनकी कोशिश ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की रहती है। बट मैक्सिमम एटम्स की टेंडेंसी रहती है कि वो नोबल गैस की कैटेगरी में एंटर हो सके। नोबल गैसेस कौन? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स, दैट इज कौन से उस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल, व्हाई नोबल? बिकॉज दे आर least reactive, or you can say they are not reactive. Why they are not reactive? Because their octet is complete। हालांकि जिनॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है अपने नेचर की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं, उस चक्कर में जिनॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता आपको नजर आएगा। बट जितनी भी नोबल गैसेस हैं, देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इज कंप्लीट, दे आर स्टेबल। स्टेबल मींस देयर एनर्जी लेवल इज लो। ठीक है, तो एटम के अंदर भी एटम की टेंडेंसी होती है कि मैं या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करूं या गेन करूं या शेयरिंग करूं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं, जो कि डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं कि मैं अपने आप को स्टेबल सिचुएशन में एंटर करवा सकूं। स्टेबल सिचुएशन, फिर से एनर्जी लेवल लो है एटम्स की। जब ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के साथ। पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेन मुद्दा है केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनता क्यों है और किस किस तरीके का बॉन्ड बनता है यहाँ पे, उस पे आज की डिस्कशन है, आज की क्लास। हमारे पास बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, आपके चैप्टर में 3 टाइप्स हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक। बट आज हम इस लेक्चर में सिर्फ आयोनिक बॉन्ड की ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है, व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है। फर्स्टली बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, पहली चीज टू एक्वायर स्टेबिलिटी। ठीक है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्वायर करके मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना, एक टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। बॉन्ड जहां पे बनेगा वहां पे आपका एटम स्टेबल सिचुएशन में एंटर होगा, मतलब स्टेबल होगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा उसका, कम होगा एनर्जी लेवल। अगर वाइल्ड सा एक अभी ग्राफ डिस्कस करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी
वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होता है बेटा हमारे पास। कुछ ऐसा नजर आता है, इधर को जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इधर जा रहे हो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे जैसे ये वो डिस्टेंस है जहां पे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डी नॉट अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस, एनर्जी लेवल डिक्रीजेस लीड्स टू मोर ऑफ द स्टेबिलिटी। ये डिटेल डिस्कशन ग्राफ की करेंगे विद टाइम। अगली चीज बॉन्ड रिक्वायरमेंट में, बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी के बाद मिनिमम एनर्जी, एनर्जी मेनली पोटेंशियल की बात होगी यहां पे। देन इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होगी एटम की, क्योंकि ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने से आपका एटम जो है वो नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट्स की कैटेगरी में एंटर हो जाएगा, जिसमें हमारे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज पहला कौन सा इसमें, दैट विल बी हीलियम, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। हीलियम के बाद बेटा जी, हीलियम के बाद वी आर हैविंग नियॉन, नियॉन के बाद वी आर हैविंग आर्गन, देन इज क्रिप्टन, आर्गन क्रिप्टन। ठीक है, अगर यहीं से निकाल लें हम अपना पीरियोडिक टेबल, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, देन इज वी हैविंग नियॉन। ठीक है, then neon का electronic configuration is 2-8, then is we are having argon, argon 2-8 energy levels। argon के बाद बेटा krypton, krypton that is हमारे पास फिर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखा आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देन इज xenon ऑक्टेट कंप्लीट, रेडॉन ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये सारे नोबल गैसेस की कैटेगरी है। नोबल गैसेस मींस ग्रुप 18 एलिमेंट्स, देयर ऑक्टेट इज complete, we consider them to be stable because they are having least energy, maximum stability। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, not participating in any sort of a chemical reaction। ठीक है, फिर भी मैंने कहा यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। अब अगर आप देखोगे ये फ्लोरीन, इसके जितने भी ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में 7, फ्लोरीन देखें यहाँ पे 7, ठीक है, क्लोरीन देख लें 7, ब्रोमीन देख लें 7, ठीक है, आयोडीन देख लें 7, आउटरमोस्ट शेल में एसिटीन देख लें, सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दैट इज 1। दैट मीन्स आपका ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दे आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स दे हैव द नेचर ऑफ गेनिंग द, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। ऐसे ही ग्रुप नंबर ऑक्सीजन फैमिली चेक करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? पहले का चेक कर लें, 6। इनके सभी के पास 8 हैं, दे आर स्टेबल। इन सभी के पास 7 हैं, इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट इनटू स्टेबल सिचुएशन। इन सभी के साथ 6 हैं, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। नाइट्रोजन फैमिली में आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आर नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इनटू स्टेबल सिचुएशन। देख लें, फास्फोरस के पास भी 5 है। तो ये वाले ग्रुप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिलीज जो हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 17, then 16, then 15, they get involved in the formation of Casa bond. They have the tendency to gain the electrons. Non-metals have the tendency to gain the electrons. इधर चलते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 1 and 2, they are very
very active or reactive metals, and metals, they have the nature of giving or losing the electron, so they convert into cations after losing the electron. इन सभी के पास ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सभी के पास outermost shell में 1 electron is there, so they will not be able to gain 7 electrons to become stable. So what they can easily do, the easy way out is to donate their 1 electron to get into stable configuration. ठीक है. ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना किसी को आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन लेना. So it is easy to donate 2 electrons instead of taking 6 electrons. तो यहां पे ग्रुप नंबर 2 के metals they have the tendency to lose, non-metals they have the tendency to gain the electrons, they convert into anions, they convert into cations after losing electron. तो यहां पे बेटा अगर आप देखोगे ये 2 ग्रुप एंड ये 3 ग्रुप, कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन दे के लेके कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड. यहां पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को डोनेट कर देते हैं. जब एक मेटल किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल एक्वायर्स द इक्वल अमाउंट ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए द नेगेटिव चार्ज. ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो वहां पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ऑपोजिटली चार्ज आयंस में बिल्डअप हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, ये कोलम्बिक फोर्सेस भी उनको हम नाम दे देते हैं. वो फोर्सेस इन ऑपोजिटली चार्ज आयंस को आपस में पकड़ के रखती हैं, दूर नहीं होने देती. इट इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स विच कीप देम टुगेदर. सो वी कैन से आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, द चार्जेस दे बिल्ड ऑन देम, एटम्स के ऊपर जो चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं बेटा, वो ही वजह है कि वो आयंस में तब्दील होके अपने आप को एक दूसरे के करीब एज अ बॉन्ड रखते हैं. वहां पे एग्जैक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द वजह जो इन ऑपोजिटली चार्ज आयंस को आपस में पकड़ के रखती है. सो आयनिक बॉन्ड के बाद अगर मैं कार्बन उठाऊं, कार्बन फैमिली उठाऊं, इन सभी के पास कार्बन से हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होते हैं. सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो क्या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करें, तो 4 देने भी उतने ही मुश्किल, 4 लेने भी उतने ही मुश्किल. उसके बाद एटम जब आयनिक फॉर्म में एंटर होगा तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन में रहेगा. तो ये क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स होंगे जिनको काफी इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं, 3 तक दे ले सकते हो, उससे ज्यादा वाले कैसा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास मियरली एक टॉपिक पे रखते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. तो हमारे पास बेटा आयोनिक बॉन्ड, आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, पहले तो बॉन्ड बनने की वजह स्टेबिलिटी एक्वायर करना, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एंटर होना, ये टेंडेंसी होती है हर एटम की, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है. अब हमारे पास अगर बात करें टाइप्स में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास टाइप्स में है बेटा जी आयोनिक बॉन्ड. टाइप्स की कैटेगरी में जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, फोर्सेस हैं हमारे पास काफी तरीके की. हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड की कैटेगरी आता है, वैन डू फोर्सेस वी हैव, ठीक है. बट इस चैप्टर में जो डिटेल डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग योर आयोनिक बॉन्ड
आयोनिक बॉन्ड के बाद बेटा जी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन लास्टली इट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, किसके बीच में बनता है, ये ऑलमोस्ट इज द ब्रदर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी ही है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये दोनों बॉन्ड्स बनते हैं, बट आज की क्लास में डिटेल डिस्कशन करते हैं किसकी, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस किस के बीच में रहती है, आयोनिक मींस आयंस आर इन्वॉल्व। अब ये आयंस कहां से आएंगे, हमारा मेटल जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड निकल के सामने आता है वो कंपाउंड कैसा होता है, बाय नेचर आयनिक होता है, ठीक है। मेटल उठाते हैं सोडियम, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सोडियम, सोडियम belongs to group number 1, its atomic number is 11, its electronic configuration is 2 8 and 1, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। कोई नॉन मेटल उठाते हैं साथ में, लेट इट बी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच, इट्स 17, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 7, ठीक है। मेटल जो कि सोडियम हमने उठाया, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो हमने उठाया इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देखें एक्स्ट्रा है टू गेट इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे क्या होगा, इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखोगे, व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाउ, ये इजी वे टू रिप्रेजेंट द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हमें इजी पैटर्न देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स or crosses, how we can easily represent the electronic configuration of atom, the number of electrons especially present in the outermost shell of an isolated atom. Atom sodium outermost shell में कितने electrons बेटा जी, 1. So this is Lewis dot structure for sodium. कौन सा structure, Lewis dot स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ठीक है। इजी रिप्रेजेंटेशन आउटरमोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी। सोडियम साथ में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा आउटरमोस्ट शेल में, 7, सो 7 डॉट्स या 7 क्रॉसेस के साथ यू कैन इजीली रिप्रेजेंट योर क्लोरीन बाय यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब होगा क्या, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली इस क्लोरीन को देगा, आफ्टर गिविंग इट विल कन्वर्ट इनटू कैटायन, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू कैटायन। Cations are positively charged ions, metals they have the tendency to lose the electron, and chlorine after accepting an electron will acquire what charge, it will acquire the negative charge। तो हमारे पास बेटा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, that's why it will convert into anion, and ultimately आपको यहां से दो oppositely charged ions they will come close together because of which force, opposite charges they have, electrostatic forces of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे विल हैव, ठीक है। ये फोर्स इनको आपस में पकड़ के रखेगी। ऐसे ही इफ आई पिक अप मैग्नीशियम which belongs to group number 2, if it
belongs to group number 2. Firstly, its atomic number. What is atomic number of magnesium? That is 12. Its electronic configuration will be 2a2. We have to highlight the number of electrons present in the outermost shell. About chlorine, chlorine atomic number 17. How many electrons it will be having in its outermost shell? We have already discussed about that. Its electronic configuration is 2, 8 and 7. Now the thing is, magnesium is having 2 electrons in its outermost shell, but one chlorine is in need of just 1 electron. If you add 1 electron over here, its octet will be done. So what about the second one? That means this time this magnesium will bind up with 2 chlorine atoms so that it can easily donate its 2 electrons, one to 1 chlorine and other one is to be given to the second chlorine. तो यहां पे एक मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन, दोनों का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली सेम 287. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो यहां पे बेटा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हमारे पास मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, इफ वी ड्रॉ इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर, magnesium is having 2 electrons in its outermost shell. This chlorine is having 7 electrons. Similarly, this chlorine is also having 7 electrons in its outermost shell. Now what will happen? This magnesium will donate one of its electron to this chlorine, and after donating 1 electron, magnesium will acquire 1 unit of positive charge. But even then, after donating 1 electron, you can see that magnesium will not be stable yet. ऐसा नहीं हुआ कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंटर हो जाएगा. अभी भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है जो ये इधर वाले क्लोरीन को डोनेट कर सकता है. आफ्टर डूइंग सो बेटा, योर मैग्नीशियम विल एक्वायर 2 unit of positive charge because it has donated, completely donated its 2 electrons, one to this chlorine. This chlorine will acquire the negative charge. Similarly, this will also acquire the negative charge. That means a type of force will build up between magnesium and 2 chlorine atoms. That is electrostatic force. वो force इन तीनों आयंस को आपस में पकड़ के रखेगी एज मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, ये फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का. कौन सा बॉन्ड इनमें बना? आयोनिक बॉन्ड. बॉन्ड एग्जैक्टली ओवर हियर इज द फोर्स व्हिच कीप देम टुगेदर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और उठाते हैं कोई. लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम. कैल्शियम इज ऑल्सो अ मेटल. इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं कैल्शियम के. अब इसका बॉन्ड अगर मैं स्ट्रेट वे किसके साथ बनाने की कोशिश करूं, इफ आई वांट टू मेक दिस बॉन्ड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही हम मेकिंग. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. एटॉमिक नंबर 8 होता है पहली शेल में 2. आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं हमारे पास ऑक्सीजन के पास? दैट इज 6. तो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर करे एक ही एटम को, दैट इज ऑक्सीजन. That means your calcium will acquire, after losing its 2 electrons, will acquire 2 units of positive charge. Similarly, your oxygen will acquire 2 units of what? Negative charge. Due to which electrostatic force will build up between them. So opposite charges, they attract each other with electrostatic force. It is this particular force which keep 2 oppositely charged ions together, which we call ionic bond, which is quite strong force. ठीक है, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इन आयंस को आपस में पकड़े रहती है. तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया. यू कैन पिक अप एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. इसमें एक एल्यूमिनियम, बिकॉज इट belongs to group number 13. So aluminium is having how many electrons in its outermost shell? 3 electrons.
That means it is capable of donating its 3 electrons. If it wants to donate to chlorine, chlorine is having how many electrons in its outermost shell? 7. It will be giving, aluminium will be giving its 3 electrons to 3 different chlorine atoms. After donating their electron, aluminium will acquire what? Aluminium will acquire the 3 unit कौन सा चार्ज? एल्यूमिनियम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. कैसा? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, 3 क्लोरीन है इसके अगल बगल में पड़े, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल कीप देम टुगेदर एज AlCl3. तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉलिड फॉर्म में चेक करें, चाहे इसको एक्वस फॉर्म में चेक करें, चाहे इसको मोल्टन फॉर्म में चेक करें, आपको ज्यादातर ये आयनिक फॉर्म में ही नजर आते हैं. जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे 3 क्लोराइड आयंस कुड बी रिटन लाइक दिस. फॉर्मूला इज दैट दो, बट आपको ये आयनिक फॉर्म में ही नजर आते हैं. इनको कुछ एनर्जी अगर हम दें, पानी में घोल दें, पानी की क्षमता है, टेंडेंसी है चीज को तोड़फोड़ कर देने की, क्योंकि उसकी डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू 81 है. ठीक है, वो इन बॉन्ड्स को जो यहाँ पे फोर्सेस हैं उनको 81 टाइम्स क्या कर देता है? वीक कर देता है. कौन? अगर हम इसको किस में डाल दें? पानी के अंदर डाल दें. तो पानी के अंदर डालने से अगर ये फोर्सेस वीक हो रही हैं तो ऑब्वियसली पानी के अंदर आपको ये सॉल्ट ऐसे नहीं नजर आएगा, इस फॉर्मेट में नजर आएगा, आयनिक फॉर्म में नजर आएगा. नमक आपके घरों में डिब्बों में पड़ा हुआ है, वो ऐसे पड़ा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. पानी में डाल दोगे मतलब इसकी एक्वस फॉर्म लोगे तो फिर से मैंने बोला पानी इनके बीच की फोर्सेस को वीक करेगा. वीक करने से they will separate apart easily, they will be free to move. If they are free to move, definitely they have another good property of conducting electricity. वो डिस्कस करते हैं. तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना बेटा? If you have to define ionic bond, how ionic bond is formed? Ionic bond is formed by complete transference of electron from a metal to non-metal. After transferring the electrons, respective atoms, they convert into cation and anion. Opposite charges show forces of electrostatic forces of attraction between themselves or among themselves if they are more than two. ठीक है, तो वो फोर्स इनको इकट्ठा जोड़े रखती है. अब हमारा आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बेटा? वो डिस्कस करते हैं. फैक्टर्स किन किन पे डिपेंड करेगा हमारा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन? पहला फैक्टर, क्योंकि हम बना रहे हैं बेटा प्राइमरीली केटाइंस. केटाइंस कैसे बनते हैं? जब कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. अब खुद से तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, हमें यहां से आउटर सोर्स से इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. फॉर इफ आई हैव टेकन सोडियम, सोडियम को मैंने एनर्जी दी फॉर एग्जांपल 495 किलो जूल पर मोल. ठीक है, मैंने 1 मोल सोडियम मेटल लिया, उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की. इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट होके मिलेगा? यहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव. यहां से रिलीज होगा 1 इलेक्ट्रॉन. अब जो एनर्जी मैंने दी, इस एनर्जी का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Amount of energy required to remove the electron from the outermost shell. Outermost shell atomic number कितना बेटा जी? हमारे पास सोडियम का 11. पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने? 1. To remove the
अमाउंट ऑफ एनर्जी, चलो साथ साथ नोट्स बनाओ अपने। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी की दूसरी वर्जन है एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron, to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, outermost gaseous atom। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हैं बेटा। क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं जी? हमारे पास एटम आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, अकेला पड़ा होना चाहिए, पहले किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, एंड इसकी स्टेट कौन सी होनी चाहिए? गैसियस फॉर्म। ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम मींस हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी यू कैन से इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक। ठीक है। यहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है एटम को एज अ लालच, ताकि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? रिलीज कर सके, अपनी शेल में से बाहर निकाल के फेंक सके। दैट इज सेड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है बेटा? ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है, मतलब साइज क्या होता जाएगा? यहाँ पे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से काफी दूरी मेंटेन कर लेता है, तो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है। As we move down a group, size of an atom increases. As the size increases, nuclear pull decreases and it becomes easy to remove the electron from the outermost shell. जितना easy हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा उतना इजी हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। मींस हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू शुड बी लो। ठीक है। आयनिक बॉन्ड अगर इजीली हमने बनाना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ग्रुप में नीचे आते आते आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऐसे ही पीरियड के लॉन्ग मूव करोगे, साइज एटम का क्या होते जाता है? कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होती है। हमें कैसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए? लो, ताकि हमारा कोई भी एटम इजीली आयन में कन्वर्ट होके आयोनिक बॉन्ड इजीली बना सके। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला फैक्टर जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी। दिस एनर्जी शुड बी लो इनफ ताकि आयोनिक बॉन्ड इजीली बन सके। डाउन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ज्यादा इजीली कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? ग्रुप में नीचे नीचे जाते जाते साइज बड़े होता जाता, न्यूक्लियर पुल कम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम। तो इन तीनों में से क्लोरीन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी पोटेशियम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर सकता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? प्लीज मार्क इट, शुड बी लो। तो पहला फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। What could be the next factor? Second factor बेटा जिसपे हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या? एंथैल्पी मींस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। नॉन मेटल्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनता है, तो मेरे पास क्लोरीन है। इसके पास बेटा जी आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है।
इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एनायन में। ठीक है, अब मैंने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या हो गया, स्टेबल। स्टेबल चीज की एनर्जी क्या होती है, व्हाट अबाउट एनर्जी ऑफ अ स्टेबल थिंग, लो। इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, अगर कोई भी एटम इजीली इजीली अगर कोई भी एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी डेल्टा एच यानी कि एनर्जी चेंज की वैल्यू विल बी नेगेटिव, यानी कि ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस रिलीज ऑफ एनर्जी। जब कोई भी एटम, आई एम रिपीटिंग, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है। स्टेबल चीज के पास तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट विल बी लूजिंग एनर्जी, इट विल बी लूजिंग एनर्जी। लूजिंग एनर्जी का मतलब द प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हमारे पास इजीली कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेटा, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं, इन सभी के पास आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे आर इन नीड ऑफ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होगी। हाईली नेगेटिव मतलब ये अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करेंगे स्टेबल होने के बाद। बात करें ग्रुप नंबर 16 की, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हमारे पास जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। कंपैरेटिव इफ आई पिक अप ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट तो पहले ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रिक्वायर्ड तो धक्के से कैसे देंगे, अगर धक्के से डालेंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, कोई लालच, एज अ एनर्जी हमें देना पड़ेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा, पहले ही स्टेबल है, धक्के से इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो वहां पे डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी चेंज। ठीक है, डेफिनेशन अगर लिखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो आप ये नहीं लिखोगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और गेन, यहां पे लिखोगे एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी चेंज व्हेन an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैशियस एटम, कंडीशन यहां पे भी सेम ही है, एटम आइसोलेटेड और गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। एटम कैसा होना चाहिए, इट शुड बी आइसोलेटेड एंड शुड बी इन इट्स गैशियस स्टेट। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, इट शुड बी नेगेटिव। जितनी इसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, उतना आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा। सेकेंड फैक्टर, पहला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, शुड बी लो। अब इसमें डेल्टा एच नेगेटिव में क्या होना चाहिए, शुड बी हाई। ठीक है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा। 2 फैक्टर्स हो गए बेटा। लास्टली कौन सा फैक्टर बचा हमारे पास, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी मींस आई एम रिपीटिंग एनर्जी।
लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस क्या होता है? जब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में कंबाइन होते हैं, कितने? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मुझे आयंस मैंने आपस में कंबाइन करके मुझे क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया या लैटिस मिल गया। ठीक है, लैटिस या सॉल्ट मुझे मिल गया। कितना? 1 मोल। मुझे सॉल्ट 1 मोल बनाना था, उसके लिए मैंने ऑपोजिटली चार्ज आयंस को जब आपस में कंबाइन कराया, क्योंकि जब ये आपस में जुड़ेंगे दे आर गेटिंग इनटू स्टेबल सिचुएशन। इफ दे आर गेटिंग इनटू स्टेबल सिचुएशन, तो यहां पे बेटा 1 मोल salt, when I have got 1 mole of salt after combining oppositely charged ions together, energy will be released. ठीक है, बॉन्ड जब तोड़ते हो, टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉन्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉन्ड, whereas जब बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज मतलब डेल्टा एच यहां पे भी क्या? नेगेटिव। तो जब हम 1 मोल सॉल्ट बना रहे हैं बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव आयंस, उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे बेटा 2 नेगेटिव एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज when oppositely charged ions they combine among themselves to form 1 mole of salt. Oppositely charged ions combines to form 1 mole of salt. एनर्जी रिलीज, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। तो 2 एनर्जीज हमारे पास निगेटिव में हुई। अगर मेरे पास लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो कि किसमें है? रिलीज हो रही है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, नेगेटिव में, ये वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वहां पे मेरा आयोनिक बॉन्ड जो है वो इजीली बनेगा और स्टेबल बनेगा। तो रिलीज होने के बाद एनर्जी लेवल हमारे लैटिस का या हमारे सॉल्ट का या हमारे कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। कौन से फैक्टर्स थे बेटा जी? हमारे पास 3 फैक्टर्स। कौन से? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट कौन सी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बट किसमें ज्यादा होनी चाहिए? निगेटिव में। तो हमारा आयनिक बॉन्ड अच्छा खासा स्टेबल बनता है। ये फैक्टर्स थे जिन पे हमारे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड की। अब लैटिस एंथैल्पी बेटा 2 और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हमारे जो आयन पे वो चार्ज कितना, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी फर्दर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स? यहीं पे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। दैट इज चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन आयन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। चार्ज एंड लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। इजी होगा लैटिस की फॉर्मेशन अगर मैं कंपेयर करूं Na पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव में से इजीली आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? तो चार्ज के बिहाफ पे बेटा, जिसपे चार्ज बढ़ा उसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा, वो इजीली हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाएगा। दूसरा है बेटा साइज ऑफ आयन। क्या होना चाहिए साइज ऑफ आयन? साइज ऑफ आयन छोटा होगा जितना, और कंपैरेबल होगा जितना पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस का साइज कंपैरेबल होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने प्रोटॉन रख दिया एंड यहाँ पे मैंने आयोडीन रख दिया, साइज में ह्यूज डिफरेंसेस देयर। तो यहाँ पे भी बॉन्ड तो बनेगा बट ज्यादा कंपैटिबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि साइज दोनों आयंस का क्या है? जेन्युइन है,
ठीक है। तो लेटिस एंथैल्पी साइज ऑफ आयन के साथ साथ चार्ज ऑन आयन पे भी डिपेंड करती है, बट होली इफ वी कंक्लूड इट शुड बी हाईली नेगेटिव, ओनली देन योर आयनिक बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल एंड इजीली फॉर्म्ड कैटेगरी में वो एंटर होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स डिस्कस हुए। फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद बेटा फाइनली हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहली प्रॉपर्टी बेटा जी स्टेट। कैसी स्टेट में हमारे आयनिक कंपाउंड्स हमें मेनली नजर आते हैं? हमने डिस्कस किया कि इनमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है। तो ज्यादातर अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें, स्टेट की बात करें, दे मेनली एग्जिस्ट इन देयर सॉलिड फॉर्म। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनको पकड़े हैं, तो सॉलिड स्टेट पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर बात करें बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको पकड़े है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इनको पिघलाना या वेपर फॉर्म में भेजना मुश्किल होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 इज मेल्टिंग and boiling point, they will be high. Melting and boiling points of ionic compounds are high. रीजन आपको पता है, कौन सी बॉन्ड कौन सी फोर्स इनको पकड़े है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज होल्डिंग देम. इट विल बी difficult for us to separate apart these ions by supplying minimum कम एनर्जी देके वी कांट सेपरेट देम अपार्ट. हमें अच्छा खासा एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए. तो सॉलिड स्टेट, दूसरा फैक्टर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कि हाई रहेगा. तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हो, क्या होगा? आर दे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स? तो दे आर इंसुलेटर्स इन देयर सॉलिड स्टेट, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो देयर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, दे बिहेव एज इंसुलेटर्स इन देयर सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में दे आर मोर लाइक इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट. काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट इफ टेकन इन मोल्टन, मोल्टन फॉर्म कौन सी होती है? इनका मेल्ट स्टेट, पिघला हुआ फॉर्म, या इनकी एक्वस फॉर्म. एक्वस फॉर्म मतलब इनको पानी में घोला हुआ हो. मैंने पहले भी बताया पानी की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बड़ी होती है, तो वो इस फोर्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से आयंस सेपरेट हो जाते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं. तो जब आप इनको इनकी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में लेंगे, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर्स. ठीक है, क्यों? बिजली कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए. आयंस जब मेल्ट करोगे तब भी एनर्जी देके हम फोर्सेस वीक कर दे रहे हैं. पानी में डिसॉल्व करने से भी उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, डिसोसिएट होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे. दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन easy. So insulators in their solid state, and they are good conductor of electricity in their molten or in their aqueous form. This was the third one. Then is fourth property is solubility. Solubility chemistry कहती है like dissolves like dissolves like. अब इसका क्या मतलब? लाइक डिसॉल्व्स लाइक मींस हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस, पोलर में, पोलर वो जिन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस, नमक लूंगी पानी में घुल जाएगा इजीली, क्योंकि पानी भी पोलर है, नमक भी पोलर है. चीनी पानी में इजीली नहीं घुलती क्योंकि शुगर और ग्लूकोज दे आर नॉन पोलर. ऐसे ही नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर में ही इजीली डिसॉल्व होते हैं. नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर में ही, आई एम रिपीटिंग, इजीली डिसॉल्व होते हैं. नॉन पोलर
easily dissolves in non polar solvents। ठीक है जी, तो हमारी कैटेगरी कौन सी है? हमारी कैटेगरी ये है। इसका मतलब हमारे सॉल्ट्स, आयनी कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही इजीली डिसॉल्व होंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको याद रखें जब भी केमिस्ट्री में डील करते हैं, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी होगी, कंडक्टिविटी होगी बेटा, स्टेट होगी, ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मेनली ये, फिर हमारे पास ये कैसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। इसको भी हम प्रॉपर्टी में ही ऐड ऑन कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। कैसी केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे? कैसी में करेंगे? आयनिक कंपाउंड्स हैं तो हमारे पास आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, NaCl ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट में सपोज इसको डाला, ठीक है जी, तो हमारे पास आयंस इन्वॉल्व हैं इसमें। आयनिक रिएक्शंस, इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, कैसी रिएक्शंस में? आयनिक रिएक्शंस में ही दे पार्टिसिपेट। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस में इनकी पार्टिसिपेशन होती है। आयनिक रिएक्शंस दे आर प्रीटी फास्ट, दे अकर विद इन नो टाइम। ठीक है, दे आर वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, जिनको हम लैब्स में स्टडी नहीं कर पाते। इतनी तेज रिएक्शंस की स्टडी लेबोरेटरीज में नहीं होती। तो ये हमारे पास कैरेक्टर्स, हमारे पास फीचर्स, हमारे पास फैक्टर्स। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की हमने पूरी डिटेल डिस्कस की है, इसको अच्छे से करो। सबसे इंपॉर्टेंट एलैबोरेटेड बॉन्ड है लैटिस एंथैल्पी, देन इज फिजान्स रूल, कोवलेंट बॉन्ड। अगली क्लास में सून, तो तब तक इसकी प्रैक्टिस प्लीज ढंग से करें। थैंक यू सो मच।